ये वीडियो आपके लिए क्यूरियोसिटी स्ट्रीम और नेबुला मेरे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा लाया गया है। हाय, कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। श्रीलंका, जिसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है और सदर्न इंडिया के तट पर है, ये एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है। कुछ समय पहले ये एक साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेवलप्ड नेशन था, लेकिन अभी ये एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस में है। ये 51 बिलियन के कर्जे में डूबा हुआ है। ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। करेंसी क्रैश हो रही है। दवाइयाँ, फ्यूल और खाने की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंटिंग पेपर्स की कमी की वजह से स्कूल एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस तेज़ी से बढ़ रहा है। निवासियों की बचत हवा में गायब हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुमान से पता चला है कि मार्च में इन्फ्लेशन 130% से अधिक था। गवर्नमेंट यहाँ तक कि फ्यूल बचाने के लिए एयरलाइंस को फ्यूल यूज़ करने से रोक रही है। काफ़ी श्रीलंकन्स को इस डरावनी सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। काफ़ी सरकारी अधिकारियों के घरों को आग लगा दी गई है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को अपनी सुरक्षा के लिए नौसेना के अड्डे तक भागना पड़ा है। प्रोटेस्टर्स ने राष्ट्रपति निवास को भी चुरा लिया है। उनके पूल में स्विमिंग की जा रही है, उनका खाना खाया जा रहा है और उनकी शराब पी जा रही है। तो ऐसी आपदा कैसे आ सकती है? सबसे पहले हमें राजपक्ष परिवार को देखना ज़रूरी है। आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हैं। राजपक्ष कुछ समय तक देश के सबसे पावरफुल परिवार में से रहे हैं। उनकी संपत्ति चावल और नारियल की खेती से आई है और पावर पॉलिटिकल एक्टिविटीज से आई है। राजनीति में जाने के लिए आपके आसपास से कोई होना चाहिए जो कि पॉलिटिकली इलेक्टेड हो। रॉयजन सैली, जो कि एक प्रोफेसर है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में कहा था कि आप तब तक नहीं जीत सकते पॉलिटिक्स में जब तक आप कोई एस्टैब्लिश फैमिली से ना हो। 9 बच्चों में से दूसरे महिंद्रा 2005 में प्रेसिडेंट बने और 10 सालों के लिए देश में एक पारिवारिक व्यवसाय बन गया। जैसे ही परिवर्तन का प्रभाव बढ़ा, दूसरे भाई, बेटे, कजन्स, डॉटर इन लॉ विभिन्न प्रशासनों में गवर्नमेंट के शीर्ष पदों पर शामिल हो गए। श्रीलंका अब एक पारिवारिक मामला था। महिंद्रा ने अपने भाई गोटाबाया को डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नामित किया और तुलसी और उसके बड़े भाई जामल को इरिगेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चार्ज दिया। श्रीलंका ने फॉरेन डेब्ट का पहाड़ द्वारा सालों तक कुछ उन्नति का आनंद लिया। कुछ आलोचकों के बावजूद सब कुछ अच्छा चल रहा था। सिर्फ देश को सामाजिक प्रतिष्ठा में लाने के लिए ही नहीं, बल्कि देश में शांति लाने के लिए कई श्रीलंकन रूलिंग फैमिली के लिए प्रशंसक थे। 1983 से 2009 तक देश में भयानक सिविल वॉर हुआ। एक रिबेल ग्रुप जिसका नाम तमिल टाइगर्स था, उसने डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध गवर्नमेंट से विरोध किया। 26 साल के मिलिट्री के कैंपेन के बाद मई 2009 में तमिल टाइगर्स को सैन्य रूप से हराया और यहाँ सिविल वॉर समाप्त हुआ। इस समय प्रेसिडेंट और रक्षा मंत्री भाई थे। विरोधियों को हराने के बाद उन्हें हीरो के रूप में जाना गया। महिंद्रा ने मतदाताओं की प्रशंसा का आनंद लिया। तमिल विरोधियों के खिलाफ 26 साल के गृह युद्ध, जो कि भले ही खूनी था, पर निर्णायक जीत थी। लेकिन भाइयों की साफ सुथरी छवि नहीं थी। करप्शन के एलिगेशन और चीनी राज्य के साथ संदिग्ध सौदे महिंद्रा के इर्द गिर्द थे। उनके भाई गोटाबाया को फंसाया गया। हालांकि कुछ हद तक वह यूक्रेन से मिग लड़ाकू विमान खरीदी पर सांच का सामना कर रहे थे, पर इन घोटालों ने परिवार को बड़ा खर्चा करने से नहीं रोका। उसने बड़े बुनियादी ढांचों पर परियोजना का वादा किया था, जिसका हिस्सा था एक चीनी निर्मित एयरपोर्ट जो कि काफ़ी हद तक खाली है। उन्होंने भारी मात्रा में उधार लेकर स्टार्ट ग्रोथ में छलांग लगाने की कोशिश की और विदेशी पूंजी को आकर्षित किया श्रीलंकन रूपी के सहारे। थोड़े समय के लिए स्ट्रैटेजी ने काम किया और अर्थव्यवस्था में उछाल आया, जिससे पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दुगने से अधिक हो गए 2006 से 2014 तक। इसने श्रीलंका को यूक्रेन, फिलीपींस और इंडोनेशिया से आगे कर दिया। 1.6 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकल पाए और ऐसे काफ़ी लोग मिडिल क्लास बन गए। 2019 तक श्रीलंका विश्व बैंक के उच्च मध्यम आने वाले देशों की श्रेणी में आ गया था। हालांकि इस ग्रोथ की एक कीमत थी। श्रीलंका का एक्सटर्नल डेब्ट 2006 से 2012 तक 3 गुना हो गया था, जिसने टोटल पब्लिक डेब्ट को जीडीपी के 119% तक कर दिया था। 2015 तक इन नीतियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन फिर भी प्रत्येक एक बीतते साल के साथ ऋण इकट्ठा होता जा रहा था। फैमिली गवर्नमेंट गलतियों पर गलतियां करती जा रही थी और प्रत्येक गलती उन्हें बड़े जोखिम की तरफ ले जा रही थी।
जब 2019 में गोटाबाया सत्ता में आए, उन्होंने इलेक्ट होने के लिए टैक्स कटौती का वादा किया। जब ये हुआ तो गवर्नमेंट ने अपना 25% रेवेन्यू खो दिया। 2020 में श्रीलंका के पर्यटकों को गुप्त रूप से तोड़ा गया। पर्यटकों से होने वाली आय विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए धन का बड़ा स्रोत था। 2021 की शुरुआत में रशिया और यूक्रेन युद्ध पर जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉर से पहले रशिया श्रीलंका टर्रेट्स का बड़ा शेयर रखते थे। मॉस्को की फ़्लाइट सस्पेंड हो गई थी और यूक्रेनियंस भी वॉर पर थे, इसलिए श्रीलंका को टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। 2021 में राजपक्ष गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का निकास रोकने के लिए एक बहुत बड़ी गलती करी। सारे फर्टिलाइज़र इंपोर्ट बंद कर दिए गए। ये काफ़ी कट्टरपंथी थी, क्योंकि कोई भी देश 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स पर अपना फूड सप्लाई नहीं चला सकता था। किसानों को रातों रात उत्पादन बंद करना पड़ा और फूड सप्लाई गिर गई। देश को चावल और दूसरे खाद्य पदार्थ को इंपोर्ट करना पड़ा। इससे खाने की कीमतों में एकदम से बढ़ोतरी आ गई। रबर और चाय, दो बड़े एक्सपोर्ट्स को भी रोक दिया गया। नवंबर 2021 में गवर्नमेंट की नीतियों को उलट दिया गया, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। पिछले साल श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल कदम उठाया। ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से अपनाने वाली पहली कंट्री बनने के लिए उन्होंने रातों रात केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बंद कर दिया, जबकि इस बैन को प्रोटेस्ट के बाद में उलट दिया गया। पर फसल की उपज पहले से ही प्रभावित हो चुकी थी। जो इनकम हमें यहाँ मिलती है वह हमारा खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं। हम यही काम करते हैं और हमारे पास और कोई काम नहीं। और फिर चीज़ें बुरी से और बुरी हो गई। देश जितना खर्चा एक्सपोर्ट करने में कर रहा था, उससे ज़्यादा इंपोर्ट करने में कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप फॉरेन रिजर्व खाली होने लगे। यह इतना अनयूजुअल नहीं, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसा करते हैं और अंत में खुद को बचाए रखने के लिए अधिक पैसे उधार लेते हैं। लेकिन यहाँ अंतर ये था कि श्रीलंका के लिए फॉरेन डेब्ट इतना अधिक हो गया था कि वह डेब्ट एक्सपेंशन को जारी रखने के लिए इंटरेस्ट नहीं भर पाएंगे। चीज़ें और बद से बदतर बनाने के लिए तेल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उनको इंपोर्ट करना नॉर्मल से भी महंगा था। एक छोटे से आइलैंड होने की वजह से जिसकी डिलीवरी सी पर डिपेंडेंट थी, इंपोर्ट करने की असमर्थता के कारण खाने में कमी हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तनाव में थे। फरवरी 2022 तक ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर 17.5 तक बढ़ गया और जून तक यह 55% तक हो गया। जैसे कि खाना बनाने की गैस की प्राइस कुछ महीने पहले की तुलना में 3 गुना हो गई थी। यहाँ तक कि प्रिंटिंग पेपर्स की कमी के कारण स्कूल्स ने एग्ज़ाम रद्द कर दिए और उनको बंद करने के लिए मजबूर करना पड़ा। मार्च 2022 में श्रीलंका के रुपये में एक दिन में 40 साल से भी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आ गई। ये अगले नंबर इस बात को हाईलाइट करते हैं कि स्थिति कितनी तेज़ी से बिगड़ रही थी। 2019 के अंत तक फॉरेन करेंसी रिजर्व 7.6 बिलियन पर था। मार्च 2020 में 1.9 बिलियन तक गिर गया और जुलाई 2022 जो कुछ बचा था वो था सिर्फ 50 मिलियन। अब बेसिक नीड्स जैसे फ्यूल को इंपोर्ट करने तक में फॉरेन करेंसी नहीं बची थी। जून 29, 2022 को कंट्री ने फ्यूल को बेचना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक दिन का फ्यूल बचा था, जो कि बहुत इमरजेंसी पर दिया जा रहा था। ये 1970 के फ्यूल क्राइसिस के बाद सबसे पहला कंट्री था जिसने पेट्रोल के सेल पर बैन लगाया था। सिटीजन्स की स्थिति पहले से डरावनी हो गई थी और खाने की कमी और फ्यूल की कमी सबसे ज़्यादा महसूस होने लगी थी। फ्यूल के लिए लंबी लाइन अक्सर देखने को मिल रही थी। आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई होने लगा था, यहाँ तक कि एक रिक्शा ड्राइवर की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई थी। गवर्नमेंट के पास अब धन की इतनी कमी थी कि उन्हें एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करने के लिए पैसे छापना शुरू करना पड़ा था, और हम में से अधिक ये जानते हैं कि ये कैसे होता है। श्रीलंका के पास अब धन नहीं था चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, और वह रेवेन्यू का उत्पादन करने के लिए कार्य करवाने में असमर्थ था। अप्रैल में गवर्नमेंट ने अपने एक्सटर्नल डेट पर 51 बिलियन चुका रही थी और 7 बिलियन और बाकी थे साल के अंत तक आते आते। अप्रैल 2021 की शुरुआत में पूरे श्रीलंका में विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने देश भर में घातक दुर्घटनाओं को ट्रिगर करने वाले प्रोटेस्टर्स को कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये गुस्से की लहर को रोक नहीं पाए। राजपक्ष भाई, जो कभी सिविल वॉर जीतने के लिए हीरोज़ हुआ करते थे, अब नेताओं के रूप में बदनाम थे। एक फैमिली के लिए एक ड्रामेटिक फॉल था, जो कि 10 साल तक श्रीलंकन पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर हुआ करती थी। पूर्व प्रेसिडेंट महिंदा
जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस को खाली करना पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने उनके घर पर धावा बोल दिया था। राजपक्षों के अन्य पारिवारिक घरों को भी निशाना बनाया गया था। राज्य पक्ष की वजह से लोग बहुत निराश हैं। हमें अपने पैसे वापस चाहिए, अपना देश वापस चाहिए। हम इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। सब लोग देख सकते हैं कि हमें कितना सफ़र करना पड़ रहा है। सब जगह लाइंस में खड़ा होना पड़ रहा है, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो। अभी श्रीलंका बहुत ही रिस्क की सिचुएशन में है और सब ही बड़ी अनिश्चितता में है। इन सब को हाईलाइट करने के लिए लास्ट में कुछ न्यूज़ और। जून 10 को हज़ारों प्रोटेस्टर्स प्रेसिडेंट गोटाबाया के ऑफिशियल रेजिडेंस में घुस गए। ये बांध टूटा और लोग ऑफिस के अंदर घुसते गए और प्रेसिडेंट पहले ही भाग चुके थे। सुबह 10 बजे वह भाग गए थे। गोटाबाया की गाड़ी को सिटी के बाहर हाईवे पर जाते हुए देखा। उनके सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसर्स को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, पर उन्हें एयरपोर्ट पर रुकते हुए देखा गया जहां से वह दुबई भागने जा रहे थे। उनके चले जाने के बाद प्रोटेस्टर्स हेलमेट पहनकर हाथ में श्रीलंका का फ्लैग लेकर प्रेसिडेंट के घर में घुस गए। कुछ लोगों ने उनकी किचन में खाना बनाया और कुछ लोग उनके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग उनके पियानो पर मनोबल बढ़ाने के गाने बजा रहे थे और पहली बार मिलिट्री के पर्सनल्स ने प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया और यह दिखाया कि गवर्नमेंट अब कंट्रोल की सिचुएशन में नहीं रही। प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रेजिडेंस में घुसते हैं। इससे यह दिखाई देता है कि क्या होता है जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंट्रोल लूज कर देती है। दुनिया की और सारी गवर्नमेंट्स को ये ध्यान से देखना चाहिए। ओवरऑल ये एक दुखद स्थिति है। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट का और एक्सटर्नल इकोनॉमिक और जोग्राफिकल फैक्टर्स का। उससे ज़्यादा ये कि बिना किसी स्टेबल गवर्नमेंट के लोन्स नेगोशिएट करना, कंट्री की डेब्ट्स को रीस्ट्रक करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये राजपक्ष परिवार के वंश का और इस आइलैंड पर सालों के पूरे कंट्रोल का अंत की तरह दिखाई देता है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? मूल रूप से एकमात्र विकल्प है लोन लेना। श्रीलंका 3 बिलियन का इमरजेंसी लोन ढूंढ रहा है ताकि वह एसेंशियल इंपोर्ट्स जैसे कि फ्यूल इंपोर्ट कर सके। वर्ल्ड बैंक ने 600 मिलियन उधार देने पर सहमति दी है और गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 4 बिलियन मांगा है। IMF ने कहा कि सरकार को कर्ज के तौर पर ब्याज दरों और करों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इससे देश का लिविंग क्राइसिस और भी संकट में आ जाएगा। वो चाइना, इंडिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA से भी मदद मांग रहे हैं। श्रीलंका और इंडिया ने एक क्रेडिट लाइन साइन की है 1 बिलियन की, जिससे इंपोर्ट हो सकता है जैसे कि फूड और मेडिसिन का। श्रीलंका का चाइना पर 6.5 बिलियन बकाया है। दोनों इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि ऋण का पुनर्गठन कैसे किया जाए। चाइना श्रीलंका को सहारा देने के लिए सहमत है। श्रीलंका की रुपए की अदला बदली करके श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को उसकी मुद्रा रिमनिमी से बदल दिया गया है। हालांकि चाइना ने श्रीलंका पर IMF से मदद मांगने पर नाराज़गी का संकेत दिया है। राजपक्ष ना ही अब अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, बल्कि सरकार की सत्ता में आने के बाद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी चिंतित हैं। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि चीज़ें देश के लिए हित में हों और वह उन रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके जो कि उनकी इकनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। जो भी श्रीलंका के लोगों के साथ हुआ, इसका कोई भी देश का निवासी हकदार नहीं है। तो मैंने कुछ महीनों बस इंतज़ार किया और देखा कि कब इनके हालात सुधरें, पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। पर अंत में यह ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप श्रीलंका से हैं तो आप सुरक्षित रहिए। आमतौर पर चक्र काफ़ी नकारात्मक हो सकता है, लेकिन क्या होगा यदि आप इसे पीछे छोड़ सकें, इस एंडलेस स्क्रॉलिंग और इंटरनेट आर्ग्यूमेंट वाले पर रोक लगा सकें। वैसे काफ़ी लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। ये एक फिनोमेना है जिसे डम फ़ोन रेवोल्यूशन करार दिया गया है। ये ऐसा है कि एक फ़ोन के साथ रहना जो कि सिर्फ कॉल और मैसेज कर सकता है। मैंने कूल फ्यूजन का एक एपिसोड इस पर बनाया है और ये वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये एपिसोड देखना है तो आप मेरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेबुला पर जा सकते हैं। नेबुला एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिएटर्स के लिए क्रिएटर्स द्वारा बनाया गया है। ये मुझे अलाउ करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग तरह के कंटेंट से बिना किसी डीमोनेटाइजेशन और एल्गोरिदम की चिंता किए, और ये सबसे बेस्ट है कि ये ऐड फ्री है।
नेबुला यूट्यूब का सबसे बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि रियल इंजीनियरिंग, पॉलीमैटर और मस्टर्ड। नेबुला क्यूरियोसिटी स्ट्रीम के साथ पार्टनरिंग कर रहा है और हमारे पास एक डील है जहां आप साइन अप कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से, सिर्फ क्यूरियोसिटी स्ट्रीम का एक्सेस पाने के लिए नहीं बल्कि नेबुला पाने के लिए भी। ये कोई ट्रायल नहीं है। जब तक आप क्यूरियोसिटी स्ट्रीम के मेंबर हैं, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम के पास हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। सब कुछ एडवर्ड स्नोडेन से लेकर वियतनाम वॉर और स्पेस, क्वांटम फिजिक्स और सूदिंग वॉइस ऑफ डेविड एटनबर्ग, ये सब वहाँ है। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए क्यूरियोसिटी स्ट्रीम अपने एनुअल प्लान में 26% का ऑफरिंग कर रहा है, जो कि क्यूरियोसिटी स्ट्रीम और नेबुला दोनों के लिए पर ईयर $15 से कम है। ये स्ट्रीमिंग में वाकई में अच्छी डील है। मेरे चैनल और शिक्षक सामग्री का समर्थन करने के लिए एक शानदार तरीका है, इसलिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक या फिर यूआरएल पर क्लिक करें। ऐसे मेरे चैनल को काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ हाउसकीपिंग मेरे जाने से पहले, उनके लिए जो मेरे म्यूज़िक को फॉलो करते हैं वो मेरे नए एल्बम हेलो वर्ल्ड को बैंड कैंप पर जाकर चेक करें। ये जल्द ही स्पॉटिफाई पर आएगी। और मेरी ओर से इतना ही। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन, और हम आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। चीयर्स, हैव अ गुड डे।